पिछले भाग में आपने जाना कि असीरगढ़ किला कैसे बना और किसने यहां सबसे पहले राज किया। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि असीरगढ़ बना कैसे। आज सवाल ये है, इस किले को जीतने के बाद यह डरावना कैसे बन गया। क्यों अकबर जैसे बादशाह को भी इस किले को जीतने के लिए तलवार से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा। और क्यों कहा जाता है कि असीरगढ़ जीतने वाले बाहर से विजेता बने लेकिन भीतर से कभी चैन नहीं पा सके। आज भाग 2 में हम खोलेंगे असीरगढ़ की वो परत जहां इतिहास खत्म होता है और डर शुरू होता है। जब मुगल सम्राट अकबर की दृष्टि असीरगढ़ किले पर पड़ी तब यह केवल एक दुर्ग नहीं था बल्कि दक्कन की ओर खुलने वाला वह द्वार था जिसे खोले बिना दक्षिण भारत पर पूर्ण अधिकार असंभव माना जाता था। इसलिए 1595 ईस्वी के आसपास अकबर ने असीरगढ़ को जीतने का संकल्प लिया। पर यह विजय सामान्य युद्ध से संभव नहीं थी क्योंकि असीरगढ़ की प्राकृतिक बनावट, ऊंचाई, 3 स्तरों में फैली सुरक्षा व्यवस्था और भीतर मौजूद विशाल जलस्रोत इसे महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक घेराबंदी झेलने में सक्षम बनाते थे। मुगल सेनाएं जब पहाड़ी की तलहटी में पहुंची तब उन्हें यह एहसास हुआ कि तलवार और तोपें यहां उतनी कारगर नहीं होंगी जितनी चालाकी और धैर्य। इसलिए अकबर ने युद्ध के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई। फारूकी शासकों और किले के भीतर मौजूद सरदारों में फूट डालने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि इसी दौर में किले के भीतर विश्वासघात के बीज बोए गए जिससे एक दूसरे पर शक और भय का माहौल बनने लगा। महीनों चली इस घेराबंदी में भयानक घटनाएं हुई। भूख, बीमारी और डर ने सैनिकों को भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया और लोक कथाओं के अनुसार कई सैनिक बिना युद्ध लड़े ही मानसिक रूप से हार गए क्योंकि उन्हें लगता था कि यह किला स्वयं उनके विरुद्ध खड़ा हो गया है। अंततः जब असीरगढ़ मुगलों के हाथ आया तो वह केवल एक जीती हुई इमारत नहीं थी बल्कि रक्त, विश्वासघात और अधूरी मौतों से सना एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां हर पत्थर ने किसी न किसी की आखिरी सांस को महसूस किया था। और यही वह क्षण था जब असीरगढ़ के इतिहास में डर स्थायी रूप से प्रवेश कर गया। मुगल विजय के बाद असीरगढ़ किला बाहर से शांत दिखने लगा पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी क्योंकि जिन सैनिकों और सरदारों ने छल या मजबूरी में अपने ही लोगों के विरुद्ध दरवाजे खोले थे वे कभी आत्मिक शांति नहीं पा सके। और कहा जाता है कि उनकी यही बेचैनी किले की दीवारों में समा गई। अकबर ने यहाँ मुगल सूबेदार नियुक्त किए, किले की मरम्मत करवाई और इसे दक्कन अभियानों का मुख्य सैन्य केंद्र बनाया। पर मुगल अभिलेखों में भी यह दर्ज है कि कुछ हिस्सों को हमेशा बंद रखा गया, मानो वहां जाना स्वयं शासकों को भी स्वीकार्य नहीं था। समय के साथ मराठों और फिर अंग्रेजों का अधिकार आया पर हर शासक ने एक बात समान रूप से महसूस की, असीरगढ़ को पूरी तरह वश में करना संभव नहीं है क्योंकि यह केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को प्रभावित करता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुगल आक्रमण के दौरान जिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई उनकी आत्माएं आज भी किले के ऊपरी हिस्सों और सुरंगों के आसपास भटकती हैं। और यही कारण है कि रात में यहाँ अजीब रोशनी, पदचाप और भारीपन महसूस होता है। असीरगढ़ का भाग 2 यही हमें यह समझाता है कि यह किला सिर्फ इतिहास की विजयगाथा नहीं बल्कि सत्ता की कीमत, विश्वासघात का दंड और मानव अहंकार का आईना है क्योंकि जिसने भी इसे जीतने की कोशिश की वह बाहर से विजेता बना लेकिन भीतर से कुछ न कुछ हार कर ही लौटा। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी असीरगढ़ केवल एक खंडहर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य बना हुआ है। असीरगढ़ की यह बेचैनी समय के साथ और गहरी होती चली गई क्योंकि मुगल शासन के बाद जब मराठा शक्ति का उदय हुआ तब यह किला फिर से संघर्षों के घेरे में आ गया। मराठों के लिए असीरगढ़ केवल एक दुर्ग नहीं था बल्कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली वह कड़ी थी
जिसे अपने हाथ में रखना रणनीतिक रूप से अनिवार्य था। पर जैसे ही मराठा सेनाएं यहाँ पहुंची, उन्हें भी वही अनुभव हुआ जो सदियों पहले दूसरों को हुआ था। यह किला बाहर से जितना कठोर है, भीतर से उतना ही अस्थिर, क्योंकि यहाँ हर कदम पर अतीत की परछाइयां साथ चलती हैं। मराठा सरदारों ने किले में अपने ठिकाने बनाए, पहरे बढ़ाए और सुरक्षा को और मजबूत किया। लेकिन लोक कथाओं में कहा जाता है कि कई बार रात की ड्यूटी पर तैनात सिपाही बिना कारण घबरा जाते थे। उन्हें लगता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है या अंधेरे में कोई नाम लेकर पुकार रहा है, और जब वे मुड़कर देखते तो केवल पत्थर और सन्नाटा मिलता। यही डर धीरे धीरे सैनिकों के मन में घर करने लगा और असीरगढ़ फिर से यह साबित करने लगा कि यह केवल हथियारों से नहीं बल्कि मनोविज्ञान से भी युद्ध लड़ता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ असीरगढ़ का स्वरूप और भी बदल गया, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश सत्ता ने इसे अपने अधीन किया, तब उन्होंने इसे एक सैन्य छावनी के रूप में इस्तेमाल किया और आधुनिक हथियारों तथा अनुशासन से इसे पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश की। अंग्रेज अफसरों की निजी डायरियों और स्थानीय कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि कुछ सिपाही असीरगढ़ में तैनाती से बचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ अजीब सपने आते थे। युद्ध के दृश्य, खून से सनी सीढ़ियां और टूटे हुए दरवाजे, मानो किला उनके मन में उतरकर बोलने लगा हो। हालांकि अंग्रेजों ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज किया, लेकिन किले के कुछ हिस्सों को उन्होंने भी नो एंट्री जोन घोषित कर दिया, जो यह संकेत देता है कि तर्क और सत्ता के बावजूद वे भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। इसी दौर में असीरगढ़ धीरे धीरे आम जनता की पहुंच से दूर होता चला गया, और जो स्थान लोगों की नजरों से ओझल होता है, उसके रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं। आज जब असीरगढ़ किले की ओर देखा जाता है, तो वह इतिहास के पन्नों से निकलकर लोक कथाओं और अनुभूतियों का संगम बन चुका है, जहां हर शासक की छाया, हर युद्ध की गूंज और हर अधूरी कहानी अब भी मौजूद है। यह किला हमें यह सिखाता है कि कुछ स्थान केवल जीते नहीं जाते, वे समय के साथ लोगों को बदल देते हैं, और असीरगढ़ उसी परिवर्तन का प्रतीक है। एक ऐसा दुर्ग जिसने हर युग को देखा, हर सत्ता को परखा और अंत में यह साबित किया कि पत्थरों से बने किले टूट सकते हैं, लेकिन उनमें कैद स्मृतियां और रहस्य कभी नष्ट नहीं होते। असीरगढ़ की यही स्मृतियां धीरे धीरे लोकविश्वास का रूप ले लेती हैं, क्योंकि जब किसी स्थान पर इतिहास बार बार हिंसा, छल और सत्ता संघर्ष से गुजरे, तो वहां केवल इमारतें नहीं बचती, वहां भावनाएं बस जाती हैं। स्थानीय जनमानस में यह धारणा आज भी जीवित है कि असीरगढ़ की पहाड़ी स्वयं साक्षी है। उसने शासकों के उत्थान पतन, सेनाओं की हार जीत और आम लोगों की बेबसी सब देखा है, और शायद इसी कारण यहाँ आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर बदल जाता है। कुछ लोग यहाँ गहरी शांति का अनुभव करते हैं, जैसे सदियों पुरानी ऊर्जा उन्हें मौन में खींच लेती हो, तो कुछ को बिना कारण घबराहट और भारीपन महसूस होता है, मानो किला उनके भीतर छिपे डर को जगा रहा हो। असीरगढ़ के भीतर मौजूद पुराने मंदिर, मस्जिद और वीरान कक्ष इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ धर्म भी सत्ता के साथ साथ चलता रहा, और यही संगम कई बार टकराव में बदला, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक और उग्र दोनों ही स्वरूपों में ढलता चला गया। समय के साथ जब आधुनिकता ने आसपास की दुनिया को बदल दिया, तब भी असीरगढ़ अपनी गति से चलता रहा, क्योंकि यह किला किसी एक काल का नहीं बल्कि कई युगों का बोझ अपने कंधों पर उठाए खड़ा है। आज जब शोधकर्ता इसके नक्शों, संरचनाओं और अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें बार बार यह एहसास होता है कि इतिहास यहाँ पूरी तरह लिखित नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो केवल अनुभूति के रूप में मौजूद है। किले की दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह, टूटे हुए बुर्ज और बंद दरवाजे यह संकेत देते हैं कि यहाँ कई निर्णय ऐसे लिए गए जिनके परिणाम तत्काल तो दिखे, लेकिन उनकी परछाइयां सदियों तक फैलती रहीं। यही कारण है कि असीरगढ़ को समझने के लिए केवल किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी खामोशी को सुनना भी जरूरी है।
इस तरह असीरगढ़ किला केवल भाग दर भाग खुलने वाली कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी निरंतर गाथा है जो हर सुनने वाले से सवाल करती है, क्या सत्ता सच में स्थायी होती है या वह केवल कुछ समय के लिए स्थानों को उधार लेती है? क्या युद्ध जीतने से इतिहास जीता जाता है या इतिहास अंततः उन लोगों की पीड़ा से बनता है जिनके नाम कहीं दर्ज नहीं होते? और शायद यही प्रश्न असीरगढ़ को साधारण किले से अलग बनाते हैं, क्योंकि यह केवल अतीत की ओर नहीं देखता बल्कि वर्तमान को भी आईना दिखाता है। भाग 2 यहीं आकर हमें यह समझा देता है कि असीरगढ़ की असली कहानी किसी एक शासक, एक युद्ध या एक विजय में नहीं, बल्कि उन अनगिनत भावनाओं में छिपी है जो समय के साथ इस पहाड़ी दुर्ग में समा गईं और जो आज भी बिना शब्दों के बोलती रहती हैं। और यही बिना शब्दों की भाषा असीरगढ़ को साधारण इतिहास से अलग करती है, क्योंकि यहाँ हर युग ने अपने निशान छोड़े हैं, पर कोई भी युग इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि किले के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ दिन के उजाले में भी एक अजीब सी निस्तब्धता छाई रहती है, मानो समय वहाँ ठहर गया हो, और जो व्यक्ति कुछ देर वहाँ बैठता है उसके मन में अकारण पुराने दृश्य उभरने लगते हैं। युद्ध की तैयारी, सैनिकों की बेचैनी, सरदारों की फुसफुसाहट और सत्ता के लिए रची जा रही साजिशें। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह केवल कल्पना नहीं बल्कि उन घटनाओं की स्मृति है जो कभी यहाँ घटी थीं और जो अब वातावरण में घुल चुकी हैं। इसलिए असीरगढ़ में डर केवल देखने से नहीं बल्कि महसूस करने से पैदा होता है। यही कारण है कि कई लोग यहाँ आकर कहते हैं कि उन्हें किसी ने छुआ नहीं, डराया नहीं, फिर भी वे भीतर से कांपते हुए लौटे, जैसे किले ने उनके मन से कोई संवाद कर लिया हो। असीरगढ़ के रहस्यों में एक और परत उस खजाने की कथा से जुड़ी है जिसका उल्लेख मुगल काल की कहानियों और लोक कथाओं में बार बार मिलता है। कहा जाता है कि अकबर की विजय के बाद भी किले से प्राप्त खजाना पूरा बाहर नहीं ले जाया जा सका, क्योंकि कुछ मार्ग जानबूझकर बंद कर दिए गए थे और कुछ सुरंगें युद्ध के दौरान ही ढह गईं, जिससे उनके भीतर छिपी संपत्ति हमेशा के लिए पहाड़ी के गर्भ में समा गई। वर्षों तक लोगों ने इस खजाने की खोज में जोखिम उठाए, पर हर बार कोई न कोई अनहोनी घटने की कथा सामने आई। कभी रास्ता भटक जाना, कभी अचानक बीमार पड़ जाना और कभी बिना कारण गहरी घबराहट महसूस होना, जिससे यह विश्वास और मजबूत हो गया कि असीरगढ़ केवल इतिहास की चीजें नहीं बल्कि अपने रहस्यों की भी रक्षा करता है। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं तो कुछ इसे किले की चेतावनी, मानो यह दुर्ग कह रहा हो कि लालच लेकर आने वालों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। आज के दौर में जब असीरगढ़ पर शोध करने वाले इतिहासकार, पुरातत्वविद और जिज्ञासु लोग पहुंचते हैं तो वे भी एक बात स्वीकार करते हैं कि यह किला कागजों में जितना स्पष्ट है, अनुभव में उतना ही धुंधला। इसके नक्शे, संरचनाएं और निर्माण शैली हमें उसके भौतिक पक्ष को समझने में मदद करती हैं, पर उसका मानसिक और भावनात्मक पक्ष आज भी पकड़ से बाहर है। यही कारण है कि असीरगढ़ को लेकर जितनी कहानियां डर की हैं, उतनी ही कहानियां चेतावनी की भी हैं। यह चेतावनी की सत्ता, युद्ध और अहंकार चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, समय अंततः उन्हें एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है जहां केवल स्मृतियां बचती हैं। और शायद इसी वजह से असीरगढ़ किला आज भी खड़ा है, न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बल्कि एक जीवित प्रश्न की तरह, जो हर सुनने वाले से पूछता है कि क्या हम इतिहास से सिर्फ रोमांच लेना चाहते हैं या उससे कुछ सीखने का साहस भी रखते हैं। और इसी सवाल के साथ असीरगढ़ की कथा और भी गहराई में उतरती है, क्योंकि यह किला जितना बाहर से कठोर दिखाई देता है उतना ही भीतर से जटिल और बहुपरत है। इतिहासकार मानते हैं कि असीरगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता उसका मानसिक प्रभाव है। यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल पत्थर, दीवारें और बुर्ज नहीं देखता, बल्कि अनजाने में उन निर्णयों का भार भी महसूस करता है जो कभी यहाँ लिए गए थे। किले के संकरे रास्ते, अचानक मुड़ते मोड़ और ऊंचाई से नीचे गिरती खामोशी मनुष्य को भीतर से छोटा कर देती है। और शायद यही कारण था कि पुराने समय
में यह कहा जाता था कि असीरगढ़ तक पहुंचना ही किसी शासक की परीक्षा है। लोक कथाओं में यह भी मिलता है कि किले के कुछ द्वार जानबूझकर ऐसे बनाए गए थे कि शत्रु भटक जाए, पर समय के साथ वे द्वार स्वयं लोगों की स्मृति से भी ओझल हो गए, जिससे आज यह तय कर पाना कठिन हो गया है कि कौन सा मार्ग कहा जाता है और कौन सा कहीं नहीं, और यही अनिश्चितता असीरगढ़ के रहस्य को और गाढ़ा कर देती है। कहा जाता है कि बरसों पहले जब किले में तैनात सैनिकों की संख्या कम होने लगी, तब भी कुछ पहरे ऐसे थे जो कभी खाली नहीं दिखे, मानो किसी अदृश्य व्यवस्था ने उन्हें संभाल रखा हो। ग्रामीणों की मान्यता है कि अमावस्या की रातों में किले के ऊपरी हिस्से में हल्की सी आहट और दूर से आती ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो न पूरी तरह मानवीय लगती हैं और न ही प्राकृतिक, और यही अस्पष्टता डर को जन्म देती है। पर असीरगढ़ का संदेश केवल भय तक सीमित नहीं, क्योंकि इसी खामोशी में एक प्रकार की चेतावनी भी छिपी है। यह चेतावनी की शक्ति जब चरम पर पहुंचती है, तब उसका पतन भी उतना ही तीव्र होता है। फारूकी शासक हो, मुगल बादशाह हो, मराठा सरदार हो या अंग्रेज अफसर, सबने यहां से कुछ न कुछ पाया, पर कोई भी इसे पूरी तरह अपने साथ नहीं ले जा सका। आज जब नई पीढ़ी असीरगढ़ की कहानी सुनती है, तो वह केवल एक डरावना किला नहीं देखती, बल्कि एक ऐसा स्थान देखती है जहां इतिहास, मनोविज्ञान और लोकविश्वास एक दूसरे में घुल जाते हैं। यह किला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इतिहास को केवल विजयगाथाओं में बांधकर समझ सकते हैं, या हमें उन अनकही पीड़ाओं और अधूरे सपनों को भी सुनना चाहिए जो पत्थरों के बीच दबे रह जाते हैं। शायद इसी कारण असीरगढ़ आज भी चर्चा में है, क्योंकि यह न तो पूरी तरह अतीत है और न ही केवल वर्तमान, बल्कि दोनों के बीच खड़ा वह मौन साक्षी है जो हर युग को उसकी सीमाएं दिखाता है। और यहीं से भाग 2 की कहानी हमें इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि असीरगढ़ को जानना केवल जानकारी हासिल करना नहीं, बल्कि उस एहसास को स्वीकार करना है कि कुछ स्थान मनुष्य से बड़े होते हैं और उनकी खामोशी में भी इतिहास बोलता रहता है। तो यह था असीरगढ़ किले का वो अध्याय जहां जीत के बाद भी शांति नहीं मिली, जहां सत्ता तो बदल गई लेकिन डर वहीं रह गया, और जहां दीवारों ने सदियों के राज अपने भीतर कैद कर लिए, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि असीरगढ़ का सबसे डरावना सच अब सामने आने वाला है। भाग 3 में जानेंगे कौन सी जगह आज भी बंद है, किन सुरंगों से लोग लौटकर नहीं आए, और क्यों कहा जाता है कि असीरगढ़ आज भी जागता है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो लाइक जरूर करें, CHANNEL को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भाग 3 चाहिए। मिलते हैं अगले भाग में। TOUCH My Heart R.M। हम दिखाएंगे वो सच्चाई जो किताबों में दबा दी जाती है। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।